हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसफार्मर टॉपिक से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें या आप आईटीआई की तैयारी करें तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस तरल का प्रयोग अधिकतम विद्युत रोधन और परिणामित्र के शीतलन में किया जाता है। परिणामित्र का सभी लोग जानते होंगे, ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि परिणामित्र के शीतलन में किया जाता है। साथियों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, खनिज तेल का जो प्रयोग होता है विद्युत रोधक और परिणामित्र की शीतलन में किया जाता है। और ये जो आपका दिया गया खनिज तेल ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाग परिणामित्र में उपयुक्त नहीं किया जा सकता। साथियों, जैसे कि यहाँ पर दिक् परिवर्तक दिया गया, यहाँ पर शोषक दिया गया और यहाँ पर संरक्षक पात्र दिया गया और यहाँ पर बुकोज रिले दिया गया। साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दिक् परिवर्तक। अब आप बोलेंगे दिक् परिवर्तक ही आपने क्यों, इसका जो भाग है ये नहीं है बाकी अदर है। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिक् परिवर्तक को छोड़कर सभी जो है वो परिणामित्र के भाग है अर्थात ट्रांसफार्मर के भाग है। अब थोड़ा सा जो दिक् परिवर्तक होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, दिक् परिवर्तक का प्रयोग जो होता है डीसी मशीनों में किया जाता है, जिसका यदि मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य का इसका कार्य होता है कि आदान प्रदान करना, मतलब कि इस चीज़ का आदान प्रदान करना, धारा का आदान प्रदान करना। दूसरी टॉपिक इसमें ये नोट कर लीजिएगा कि ये जो होता है आर्मेचर और लोड भाग को संयोजित अर्थात जोड़ने का कार्य करता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तीसरी इसकी पॉइंट ये बनती है, ये जो मोटर होता है वो मोटर में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में क्या करता है, ये बदलता है और दिष्टिकारी का कार्य ही करता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अंग ट्रांसफार्मर का नहीं है अर्थात परिणामित्र का नहीं है, जैसे कि संरक्षक पात्र, बुकोज रिले, उत्तेजक या शोषक। साथियों, उत्तेजक तुल्यकालिक मोटर को शुरुआत करने के लिए उत्तेजक अर्थात एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है और घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इसमें जो हमारा उत्तेजक दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शक्ति ट्रांसफार्मर अर्थात परिणामित्र की रूपरेखा बनाते समय उसकी अधिकतम दक्षता को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, नई जानकारी होगा तो। दक्षता लगभग कितने भार पर निर्धारण किया जाता है, निर्भार पर या पूर्ण भार पर या पूर्ण भार से या पूर्ण भार के 25% पर या पूर्ण भार के 50% पर। साथियों, किसी भी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता का निर्धारण जो होता है उस ट्रांसफार्मर के पूर्ण भार पर ही किया जाता है और ट्रांसफार्मर के पास कोई भी घूर्णीय अंग न होने के कारण इसकी जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो इफिशियंसी जो होती है वो उच्च होती है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा यदि कन्फ्यूजन होगा तो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि एक परिणामित्र के अधिकतम दक्षता संचालन के लिए लौ हानियाँ किसके बराबर होती है। जो लौ हानियाँ होती है वो किसके बराबर होती है। साथियों, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के समय जो लौ हानियाँ होती है वो ताम्र हानियाँ के बराबर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थिर हानियाँ प्रत्यावर्ती हानियाँ के बराबर होती है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, यदि जिस भी छात्र को कन्फ्यूजन होगा सभी लोग मिला लीजिएगा। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में लग रहा होगा तो कमेंट में पूछ भी लीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर का निर्धारण सामान्यतः किया जाता है। सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। किस में होती है, केवीए में होती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो निर्धारण होता है वो केवीए में किया जाता है
और जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स शक्ति देता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जिससे क्या होता है, जिससे एक्टिव और रिएक्टिव दोनों शक्तियाँ होती है और कॉम्प्लेक्स शक्ति की इकाई VA अर्थात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VA अर्थात वोल्ट एम्पियर भी होती है और KVA जिसको बोला जाता है किलो वोल्ट एम्पियर और MVA भी होती है जिसको मेगा वोल्ट एम्पियर भी बोला जाता है। तो इन तीनों चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों, ट्रांसफार्मर जो होता है वो कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। अब यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने का तात्पर्य ये होता है कि एक ही फ्लक्स द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का उत्पादन हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा और PDF का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वह मशीन जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण, प्रेरण व चालन दोनों से होता है उसका नाम यहाँ पर पूछा गया। उसका क्या नाम है? दो कुंडली ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर या त्रिफेजी प्रेरण मोटर या एक फेजी प्रेरण मोटर। तो साथियों उसको बोला जाता है क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपको दिया गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह मशीन जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण, प्रेरण व चालन मतलब क्या? कंडक्शन दोनों से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर आयल में होता है। जो ट्रांसफार्मर का जो आयल होता है, जो तेल होता है, उसमें क्या होता है? उच्च फ्लैश बिंदु होता है या उच्च श्यानता होता है या उच्च स्लेजिंग टेंसिटीज होता है या इनमें से कोई नहीं। साथियों, ट्रांसफार्मर आयल में उच्च फ्लैश बिंदु होना चाहिए और श्यानता कम होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। यही यहाँ पर रहता है निम्न श्यानता। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, निम्न श्यानता या कम श्यानता रहता है तो हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। और नीचे यहाँ पर दिया होता है दोनों सही, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारते हैं। लेकिन उच्च फ्लैश बिंदु होना चाहिए और कम क्या होना चाहिए? श्यानता होना चाहिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक तार का मतलब क्या होता है? स्टार आबद्ध ट्रांसफार्मर में क्या होता है? जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे देखे, आप पढ़ सकते हैं। देखिए साथियों, स्टार जो आबद्ध ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो लाइन वोल्टता होता है वो √3 फेज वोल्टता के बराबर होता है। कितना होता है? √3 फेज वोल्टता के बराबर होता है। और इसमें हमारा बी ऑप्शन दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो वोल्ट है यहाँ पर √ में लिखना भूल गया, ये आपका √ रहेगा, ये इसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर में कितनी करोड़ हानि होती है। जो वितरण ट्रांसफार्मर जिसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाता है, तो यहाँ पर उसी के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है कि वितरण ट्रांसफार्मर में कितनी करोड़ हानि होती है। साथियों, वितरण ट्रांसफार्मर में करोड़ हानि जो होती है पूर्ण भार ताम्र हानि से कम ही होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए इसका रीजन बनता है, कहेंगे क्योंकि वितरण ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक कुंडली होती है वो 24 घंटे तक उत्तेजित रहती है और जो निर्धारण वोल्टेज रहता है वो हमेशा मिलती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि करोड़ हानि हमेशा होती है और रहेगी या होनी चाहिए, क्योंकि लोड हो या न हो इसलिए इसके निर्धारण का कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं कि करोड़ हानि कम से कम हो। तो वितरण ट्रांसफार्मर का फ्लक्स जो होता है वो घनत्व कम रखा जाता है इसी कारण। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम साथियों क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का मान पूर्ण भार एवं एक शक्ति गुणक पर 800 वाट है। यदि पूर्ण भार एवं शक्ति गुणांक 0.8 लैगिंग है तो ताम्र हानि का मान होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी ट्रांसफार्मर का ताम्र हानि का मान पूर्ण भार व एक शक्ति गुणांक पर 800 वाट हो तो पूर्ण भार पर 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणांक पर ही ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि
800 वाट ही होगी। ध्यान रखिएगा 800 वाट ही होगी, क्योंकि यहाँ पर रीजन बनता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो ताम्र हानि होगी वो केवल ट्रांसफार्मर में लगे भार पर निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में बहने वाली धारा का मान ये आपका निर्भर करता है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ताम्र हानि का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे ताम्र हानि बराबर I²R होता है। इसी के अनुसार हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आप इसके अनुसार निकालेंगे साथियों तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 वाट। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सिटी लाइन के साथ खाली स्थान में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला या पार या ए व बी दोनों या जुड़े नहीं है। साथियों देखिए, एक सिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। सिटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर, और एक करंट ट्रांसफार्मर में लाइन के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। धारा पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को लाइन की श्रेणी में जोड़ते हैं, न कि द्वितीय कुंडली को। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलन परस्पर होती है, मतलब कि आपस में वो कैसी होती है। साथियों ट्रांसफार्मर की जो दोनों कुंडलन होती है, जो वाइंडिंग होती है, वो परस्पर मतलब आपस में प्रेरक रूप से संबंध होती है, मतलब कि लिंक होती है। क्या होती है? लिंक होती है केवल। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है। सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर जो है वो क्या रूपांतरित करता है। तो साथियों वो रूपांतरित करता है विभव और धारा को। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर विभव और धारा का रूपांतरित करता है। इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक साधन होता है जिसका कोई भी भाग जो होता है वो घूर्णन नहीं करता है, और ट्रांसफार्मर आवृत्ति को परिवर्तन नहीं करता, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो किस शक्ति गुणांक पर अधिकतम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, जो इफिशियंसी होती है, वो इकाई शक्ति गुणांक पर अर्थात यूनिटी पावर फैक्टर पर अधिकतम होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, इसका रीजन बताइए। तो देखिए, इकाई शक्ति गुणांक पर ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होता है वो नियमन होता है, मतलब कि बहुत ही कम होता है, जिससे जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अधिक होती है। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है इकाई। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को पत्तियों द्वारा क्यों बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, देखिए ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड को भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए पत्तियों के रूप में बनाए जाते हैं, क्योंकि क्रोड की जो पत्तियां होती है वो पतली पतली पत्तियों के में विभक्त किया जाता है, या विभक्त करने या बनाने का प्रत्येक पत्ती का क्षेत्रफल कम करके बनाया जाता है, क्योंकि उसमें जो हानि है उसको कम किया जा सके। तो इसी को अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया भी गया है कि भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। साथियों ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कब अधिकतम होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है सभी को मालूम है, लेकिन कब? जब ताम्र हानियाँ और जो लौह हानियाँ होगी वो बराबर होगी, उस समय ये आपकी अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताम्र हानियाँ बराबर लौह हानियाँ। ये ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें पूछा गया है कि शैथिल्य हानियाँ निर्भर करती है। जो शैथिल्य हानियाँ होती है वो किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर या वोल्टता पर या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शैथिल्य हानियाँ आवृत्ति पर निर्भर करती है, और इसके अलावा यदि पूछा जाए कि इसके अलावा ये किस पे निर्भर करती है, तो फ्लक्स क्रोड और आयतन पर भी निर्भर करती है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए सूत्र इसका क्या होता है, तो WH बराबर लैम्डा H B के घाते 1.6 मैक्स F गुणे भी होता है, जो कि वाट में। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि धारा ट्रांसफार्मर में जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है। साथियों धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली बंद होनी चाहिए, सबसे मेन पॉइंट ये है।
अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो द्वितीय कुंडली होती है वो बंद होती है, तो इसका रीजन बनता है, हम कहेंगे क्योंकि धारा ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होती है या द्वितीय जो कुंडलन होते हैं उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली के खुले होने पर इसमें प्रेरित जो विभव होता है उसका मान बहुत ही अधिक हो जाएगा और इस वजह से जो द्वितीय कुंडलन होगा वो खराब हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा द्वितीय कुंडलन बंद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।